हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व इतिहास का। हमारा टॉपिक है 3 वर्ग, जिसका संबंध है मध्यकालीन विश्व के इतिहास से। और ये इसके ऊपर हमारा 4th वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 22वां वीडियो है। यदि इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चौथे वर्ग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है 3 वर्ग, जिसकी चर्चा हमने इसके सेकंड वीडियो में की थी। और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है पादरी वर्ग, दूसरा आ जाता है अभिजात वर्ग और तीसरा आ जाता है किसान वर्ग। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और चौथा वर्ग सामने आया जब नगरों का निर्माण हुआ, और ये थे मुख्यतः नगरवासी। तो आज हम इस चौथे वर्ग की ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने देखा कि यूरोप में खास करके 11वीं सदी और उसके बाद में पर्यावरण में परिवर्तन हुआ। यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हुआ, जो कि कृषि के लिए अच्छा माना जाता था। इसके अतिरिक्त भूमि के उपयोग में लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल का प्रयोग हुआ। भूमि जो पहले 2 खेतों में बांटी जाती थी, उसको अब 3 खेतों वाली व्यवस्था में बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि कृषि में उत्पादन ज्यादा होने लगा। और इसी कृषि विस्तार के साथ उससे संबंधित जो 3 क्षेत्र हैं उनका भी विस्तार हुआ, जिसमें सबसे पहली आ जाती है जनसंख्या। क्योंकि अब लोगों को संतुलित आहार मिलने लगा, बेहतर भोजन मिलने लगा, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसके अतिरिक्त कृषि में जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो इससे व्यापार आया। और व्यापार के साथ साथ किसका निर्माण हुआ? नगरों का निर्माण हुआ। तो कृषि के विस्तार के साथ साथ जनसंख्या, व्यापार और नगरों का भी विस्तार हुआ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जनसंख्या की। देखिए, यूरोप की जो जनसंख्या है ये 1000 में 420 लाख थी, जबकि 1200 ईस्वी में ये बढ़कर हो गई 620 लाख, और 1300 ईस्वी में ये बढ़कर हो गई 730 लाख हो गई। और ये जनसंख्या वृद्धि का जो कारण था वह था बेहतर आहार। इस बेहतर आहार की वजह से यूरोप वासियों की जो जीवन अवधि थी ये लंबी हो गई। यहाँ पर हम तुलना करें 8वीं सदी और 13वीं सदी की तुलना करें, तो 13वीं सदी में 8वीं सदी की तुलना में एक यूरोप वासी की जो जीवन अवधि है वो 10 वर्ष अधिक हो गई, और उसकी वजह थी बेहतर आहार। लेकिन अभी भी जो स्त्रियां और जो बालिकाएं थी, इनकी जीवन अवधि छोटी थी, क्योंकि उनको पुरुषों की तुलना में बेहतर भोजन प्राप्त नहीं होता था। पुरुषों को बेहतर भोजन प्राप्त होता था, यही वजह थी कि उनकी जो जीवन अवधि थी ये लंबी थी। लेकिन बात करें हम यूरोप में स्त्री और बालिकाओं की बात करें, तो इनको अभी भी बेहतर भोजन प्राप्त नहीं होता था, और यही वजह थी कि इनकी जीवन अवधि अभी भी छोटी थी। अब हम चर्चा करते हैं कि यूरोप में नगरों का विकास कैसे हुआ। देखिए, प्राचीन विश्व का इतिहास हम पढ़ते हैं यूरोप में, तो रोमन साम्राज्य में नगर एक प्रमुख संस्था हुआ करती थी। लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात में नगर भी धीरे धीरे उजड़ गए और तबाह हो गए। लेकिन 11वीं सदी में जब कृषि का विस्तार हुआ तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, और इस अधिक जनसंख्या का भार सहने के लिए फिर धीरे धीरे नगरों का भी निर्माण हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कि ये नगरों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हमने पढ़ा था कि अब कृषि में बेहतर टेक्निक आ गई थी। लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे का हल आ गया था। 2 खेती वाली व्यवस्था से अब 3 खेती वाली व्यवस्था आ गई। तो इसका परिणाम ये निकला कि अब किसानों के पास में जो खाद्यान्न उत्पादन था वह अधिशेष होने लगा, और इस अधिशेष खाद्यान्न की बिक्री के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ी, एक बिक्री केंद्र की आवश्यकता पड़ी। जो किसानों के पास में जो अधिशेष उत्पादन हुआ है उसको वो वहां पर सेल आउट कर सके। साथ ही उसी स्थान से उनकी जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, जैसे उपकरण हैं या कपड़े हैं, वो खरीद सके। तो किसानों को अब एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां पर वो अपने खाद्यान्न की बिक्री भी कर सके, और साथ ही वो अपने आवश्यकता की अन्य वस्तुएं, जैसे उपकरण हो गया, कपड़े हो गया, या कोई अन्य वस्तु है, वो वहीं से खरीद सके। और इसी वजह से धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। और इन्हीं आवश्यकताओं की वजह से यूरोप में धीरे धीरे मियादी होट मिलों को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त छोटे विपणन केंद्रों का विकास हुआ, और इन छोटे विपणन केंद्रों में नगरों के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लगे। जैसे कि इन विपणन केंद्रों में एक नगर चौक होने लगा, एक चर्च था यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ, जहाँ पर व्यापारी अपने घर और दुकानों का निर्माण कर सके। इसके अतिरिक्त एक ऐसे कार्यालय का निर्माण हुआ जहां से नगर पर शासन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो मिल सके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि व्यापार की वजह से नगरों का विकास हुआ।
अब हम चर्चा करते हैं कि दूसरे और अन्य कारण क्या थे जिनकी वजह से नगरों का विकास हुआ। इनमें से प्रमुख कारण थे जैसे बड़े दुर्ग हो गए या बिशप की जागीर हो गई। देखिए पादरी वर्ग जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पादरी वर्ग में जो अभिजात वर्ग होता है वो बिशप माना जाता है और सामंत के समान इनकी अपनी जागीरें होती हैं। इसके अतिरिक्त जो बड़े बड़े जो चर्च होते थे जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, उनके चारों तरफ भी नगरों का विकास होना शुरू हो गया। तो यूरोप में नगरों के विकास होने के जो प्रमुख कारण थे वो थे, पहला तो हो गया व्यापार, दूसरा हो गया बड़े बड़े दुर्ग, बिशपों की जागीरें और चर्च के आसपास लोगों ने बसना शुरू कर दिया। इसी वजह से यूरोप में नगरों का विकास हुआ। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि जो लोग लॉर्ड की मैनर अर्थात जो मैनर की जागीर थी उसमें जो लोग रहते थे, खास करके हम बात कर रहे हैं किसानों की बात कर रहे हैं, तो वो किसान मुद्रा के रूप में कर ना देकर सेवाओं के रूप में कर देते थे। अर्थात वो मैनर की जो खेत होते थे उनमें कार्य करते थे, श्रम सेवा करते थे और इसी के माध्यम से वो कर देते थे, जिन्हें हम कह सकते हैं बेगार। यदि हम बात करें शहरों की बात करें, नगरों की बात करें, तो वहां पर लोगों को सेवा देने की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग इन नगरों में जिस लॉर्ड की भूमि पर ये बसे हैं उनको सेवा देने की आवश्यकता नहीं थी, ये सीधा मुद्रा रूपी कर लॉर्ड को देते थे। तो एक ये अन्य फर्क हो गया गांव और नगरों में। गांव में क्या करना पड़ता था कि मैनर की जागीर पर इनको श्रम सेवा देनी पड़ती थी जिन्हें हम बेगार कहते हैं, जबकि नगरों में लॉर्ड को ये कर देते थे न कि सेवा देते थे। इसके अतिरिक्त नगरों ने कृषक परिवार के जो जवान लोग होते हैं उनको वैतनिक जो कार्य हैं उनकी मिलने की अधिक संभावना दिखी। इसके अतिरिक्त लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की भी अधिक संभावनाएं हैं, वो लोगों को नगरों में दिखाई दी। देखिए यूरोप में एक प्रसिद्ध कहावत है कि नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है और हर कोई स्वतंत्र बनना चाहता था। जब हमने 3 वर्ग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किसान 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र किसान हो गए, दूसरे हो गए कृषिदास, जिनके लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जाता था सर्फ। अब ये जो सर्फ है ये भी स्वतंत्र होना चाहते थे और जो सर्फ स्वतंत्र होने की इच्छा रखते थे वो भागकर नगरों में छिप जाते थे। और यूरोप में उस समय एक कानून था कि यदि कोई भी सर्फ है वो अपनी लॉर्ड की नजरों से 1 वर्ष और 1 दिन छिपने में अगर वो कामयाब रहेगा तो उसे एक स्वाधीन नागरिक माना जाएगा, उसे स्वतंत्र नागरिक माना जाएगा। अब वो किसी का कृषिदास नहीं रहेगा। तो एक ये वजह थी कि लोग गांवों से भागकर शहरों में चले जाते थे अर्थात नगरों में चले जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि नगरों में कौन कौन से लोग रहते थे जिन्हें हम चौथे वर्ग के रूप में जानते हैं। देखिए एक तो शहरों में स्वतंत्र कृषक रहते थे, इसके अलावा वह भगोड़े कृषिदास भी रहते थे जो स्वतंत्र होने की इच्छा रखते थे और ये कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक थे। मुख्यतः ये कारखानों में काम करने लगे वहां पर। इसके अतिरिक्त बहुत सारे दुकानदार और व्यापारी भी नगरों में रहने लगे। जब नगरों में बहुत सारे व्यापारी रहने लगे, अनेक प्रकार के कारखाने खुलने लगे, तो कुछ विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, जैसे साहूकार है, वकील है। तो ये लोग भी नगरों में रहने लगे और इन्हीं लोगों को चौथे वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। और यदि हम बात करें नगरों की जनसंख्या की, तो बड़े जो नगर होते थे उनमें लगभग 30,000 की जनसंख्या हुआ करती थी उस समय यूरोप में। अब हम चर्चा करते हैं कि इन लोगों के अलावा और कौन कौन सी संस्था या व्यवसाय के लोग नगरों में रहते थे। तो देखिए यहाँ पर एक आर्थिक संस्था का जिक्र हुआ जिसे हम कहते हैं श्रेणी या अंग्रेजी में इसे कहते हैं गिल्ड। अब हम चर्चा करते हैं कि ये श्रेणी क्या होती थी। श्रेणी अर्थात ये गिल्ड क्या हुआ करता था। तो देखिए जो शिल्प उद्योग हो गए या अन्य जो उद्योग हो गए उनका एक संगठन हुआ करता था जिसे गिल्ड या श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता था इस संस्था का, ये उत्पादन की गुणवत्ता पर नजर रखती थी, वस्तु के मूल्य और उसकी बिक्री पर भी नियंत्रण रखती थी और प्रत्येक नगर में एक श्रेणी सभागार हुआ करता था जिसका मुख्य कार्य होता था यहाँ पर आनुष्ठानिक समारोह हुआ करते थे और जो श्रेणी अर्थात जो गिल्ड के प्रधान होते थे वो यहाँ पर औपचारिक रूप से मिला करते थे। इसके अतिरिक्त नगरों में पहरेदार हुआ करते थे जो नगर के चारों ओर गश्त लगाते थे जिससे नगर में शांति स्थापित हो सके। इसके अतिरिक्त शहरों में संगीतकार मिलेंगे जिनको प्रतिभोज और नागरिक जुलूस के समय इनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। सराय की देखभाल करने वाले लोग होते थे जो बाहर से आने वाले जो यात्री होते थे उनकी देखभाल करते थे। तो ये सब लोग जो थे जिनमें स्वतंत्र किसान भी आ गए, भगोड़े कृषिदास भी आ गए, वकील आ गए, साहूकार आ गए, व्यापारी आ गए, संगीतकार हो गए, पहरेदार हो गए, गिल्ड या श्रेणी के जो लोग हो गए, ये सभी लोग मिलकर एक चौथा वर्ग था जिसे नगरवासी या मध्यकालीन यूरोप में
इनको चौथे वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब यूरोप में नगरों का विकास हुआ तो नगरों के विकास के साथ साथ व्यापार का भी विकास हुआ, और ये व्यापार राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी यहाँ पर विकास हुआ। और यही वजह थी कि 11वीं सदी के आते आते पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापारिक मार्ग थे वो विकसित हुए। और इसी का एक उदाहरण है स्कैंडिनेविया के जो व्यापारी हुआ करते थे, ये उत्तरी सागर से दक्षिणी समुद्र की यात्रा करते थे, और ये वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए यहाँ पर आते थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज जो व्यापारी थे ये भी रांगा बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पश्चिमी एशिया के साथ इनके नए नए व्यापारिक मार्ग हैं वो विकसित होने लगे। और 12वीं सदी में फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प काफी विकसित होने लगा। अब हम बात करते हैं दस्तकारों की, या हम चर्चा करते हैं कि जो दस्तकार या अन्य जो वस्तुओं का उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे ये गांवों की बजाय नगरों में रहना क्यों पसंद करते थे। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दस्तकार का ले रहे हैं। जैसे कोई दस्तकार है, कोई वस्तु का उत्पादन करता है, प्राचीन यूरोप की हम बात कर रहे हैं, तो उसे बिक्री के लिए अलग अलग मैनर या हम कह सकते हैं उसे गाँव में जाना पड़ेगा। और यदि हम बात करें नगर की बात करें तो नगर में इन दस्तकारों को एक सुविधा उपलब्ध होने लगी। अब ये दस्तकार क्या करने लगे कि नगर में ही उत्पादन करने लगे और वहीं पर अपनी जो वस्तु है वो बिक्री करने लगे, उसको बेचने लगे। तो यहाँ पर हम बात करें दस्तकारों या अन्य जो वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति या व्यापारी थे, उनको एक ऐसा स्थान मिल गया नगर के रूप में जहां पर वो अपने वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकते थे और व्यापार भी कर सकते थे। एक ये भी वजह थी कि लोग गांवों की बजाय नगरों में रहना पसंद करने लगे। अब हम चर्चा करते हैं कि नगरों की जनसंख्या बढ़ने से इसका प्रभाव और अन्य किन किन चीजों पर पड़ा। तो देखिए नगरों की जनसंख्या बढ़ने से एक तो व्यापार का विस्तार हुआ, इसके अतिरिक्त जो नगर के जो व्यापारी थे वो अधिक अमीर और शक्तिशाली हो गए। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि जो अभी तक जो अभिजात वर्ग होता था उसमें केवल सामंत आते थे एवं नाइट आते थे, लेकिन अब ये जो व्यापारी हैं ये अधिक अमीर और शक्तिशाली हो गए, तो ये भी अभिजात वर्ग में आने की कोशिश करने लगे। और इसी की वजह थी कि अभिजातता अर्थात अभिजात वर्ग में शामिल होने के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होने लगी, या हम कह सकते हैं कि एक नवीन अभिजात वर्ग की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। अब हम चर्चा करते हैं कैथीड्रल नगर की चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि कैथीड्रल क्या होता है। तो देखिए शहरों में जो बड़े बड़े जो चर्च होते थे उनको कैथीड्रल कहा जाता है, और कैथीड्रल नगर उन्हें कहा जाता है, वे नगर जो इन कैथीड्रल के आसपास आकर बस गए उनको कहा जाता है कैथीड्रल नगर कहा जाता है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से कैथीड्रल का निर्माण हुआ और किस प्रकार से इनके आसपास नगरों का निर्माण हुआ। अभी हमने पढ़ा कि व्यापार के विस्तार की वजह से जो व्यापारी थे वो अधिक अमीर और शक्तिशाली हो गए, तो ये अपने धन का खर्च करने लगे चर्चों को दान देने में। एक तो ये वजह थी कि कैथीड्रल का निर्माण हुआ, और यही वजह थी कि 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ। यद्यपि ये जो कैथीड्रल होते थे ये मठ की संपत्ति होते थे, लेकिन इनके निर्माण के सहयोग में विभिन्न समूहों का श्रम, वस्तुएं और धन हुआ करता था। ये कैथीड्रल होते थे, ये पत्थर के बने होते थे और इनको बनने में अनेक वर्ष लगते थे। और यही वजह थी कि जब इनको बनने में अनेक वर्ष लगते थे तो काफी लोग इनके आसपास बस जाते थे, और जब इनका निर्माण पूरा होता था तो ये तीर्थ स्थल बन जाते थे। और इसकी वजह से इनके चारों तरफ छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ जिन्हें हम कहते हैं कैथीड्रल नगर कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये कैथीड्रल होते थे ये किस प्रकार के बनाए जाते थे। देखिए कैथीड्रल की सबसे बड़ी जो विशेषता होती थी कि कैथीड्रल में पादरी की जो आवाज थी, ये सभागार में जो लोग जमा होते थे धर्म उपदेश सुनने के लिए, उनको पादरी की जो आवाज है वो साफ सुनाई पड़े। दूसरा, जो भिक्षुओं का जो गायन होता था ये मधुर सुनाई पड़े। तीसरा, लोगों को प्रार्थना के बुलाने के लिए जो घंटियां होती थी उन घंटियों की जो आवाज है वो दूर तक सुनाई पड़े। तो इस प्रकार से कैथीड्रल बनाए जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि कैथीड्रल में जो खिड़कियां होती थी वो किस प्रकार की होती थी। तो देखिए कैथीड्रल के अंदर जो खिड़कियों में जिस कांच का प्रयोग किया जाता था वह अभिरंजित कांच होता था, और इस कांच की ये विशेषता थी कि दिन के समय जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो अंदर के जो लोग होते थे उनको ये काफी चमकदार लगती थी, और सूर्यास्त के पश्चात जब मोमबत्ती की जो रोशनी कैथीड्रल के अंदर से आती थी तो ये बाहर के व्यक्तियों को दृश्यमान बनाती थी। और इन अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बाइबल की कथाओं का वर्णन किया जाता था, और ये वर्णन इतने शानदार तरीके से किया जाता था कि इनको कोई अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सके।
इस वीडियो में हमने चर्चा की पश्चिमी यूरोप के चौथे वर्ग की चर्चा की, जिसे हम नगरवासी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे 14वीं सदी के संकट की चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।